नमस्कार साथियों, मैं रामकुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका गुरु नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए डियर, रेगुलर ऑनलाइन क्लास के लिए हमारा जो यूनिट रन कर रहा है वो है नर्वस सिस्टम। कल की क्लास में हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा, नर्वस सिस्टम का नर्वस टिश्यू के बारे में जाना। उसमें दो टाइप की सेल्स हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, उनका बाइफर्केशन किया। उसके बाद हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सोमा हुआ था, ठीक है। सोमा में एक बहुत कीमती बेस कीमती चीज थी, याद रखिएगा, निसल ग्रेन्यूल्स, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए निसल ग्रेन्यूल्स के बारे में एक की पॉइंट आपको दोबारा शेयर करना चाहूंगा मैं। डियर, अगर बात की जाए निसल ग्रेन्यूल्स की, तो कल की क्लास में बताया था कि निसल ग्रेन्यूल्स का कलर होता है ग्रे। और दूसरी स्ट्रक्चर थी माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ का कलर था व्हाइट। हमने एक न्यूरॉन बनाया, ये न्यूरॉन का सोमा, ये न्यूरॉन के सोमा से जुड़े हुए डेंड्राइट, और ये लास्ट में एक्सॉन। हमने कहा क्योंकि इसमें पाए जाते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, ये निसल ग्रेन्यूल्स है डेंड्राइट में और सोमा में, इसलिए डेंड्राइट और सोमा किस कलर के होते हैं डियर? ग्रे कलर के। जबकि वहीं एक्सॉन को कवर करके रखती है माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ किस कलर की होती है? व्हाइट। रिकैप कर रहे हैं कल की क्लास को हल्का सा। इट मीन्स अगर माइक्रोस्कोप से न्यूरॉन को देखा जाए इस ट्रेनिंग के बाद, तो दो कलर में नजर आएगा, सोमा और डेंड्राइट तो नजर आएंगे आपको किस कलर के? ग्रे कलर के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निसल ग्रेन्यूल्स, और एक्सॉन नजर आएगा आपको व्हाइट कलर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। अब देखिएगा, इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ब्रेन के पास लेके चले जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके चले जाते हैं, क्योंकि ब्रेन भी न्यूरॉन से बना है। इसका मतलब न्यूरॉन डुअल कलर का, तो ब्रेन में भी डुअल कलर होने चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन है, न्यूरॉन डुअल कलर का, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी डुअल कलर का होना चाहिए। सपोज मान लीजिए ये ब्रेन है हमारा, और ब्रेन में तीन पार्ट है बेसिकली, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। डिटेल में पढ़ेंगे हम वन बाई वन। मैं आपको सेरिब्रम की बात बता रहा हूं। अगर सेरिब्रम की बात की जाए तो सेरिब्रम में वही ये हो गए हमारे सोमा, और सोमा से निकल गए हैं छोटे छोटे डेंड्राइट्स, और लास्ट में लॉन्ग एक्सॉन। सभी से एक्सॉन निकल गए हैं अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ है डेंड्राइट और सोमा। क्योंकि इसमें निसल ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, इसलिए इनका कलर तो कैसा हो गया? ग्रे कलर। सोमा और डेंड्राइट का कलर तो हो गया ग्रे कलर, और क्योंकि एक्सॉन पे माइलिन शीथ है, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया डियर? सभी का वाइट कलर। इट मीन्स अंदर अंदर वाला ये एरिया सारा किस कलर का होगा? वाइट कलर का होगा, क्योंकि माइलिनेटेड एक्सॉन है। और बाहर वाला जो एरिया होगा सारा, वो किस कलर का होगा? ग्रे कलर का होगा, क्योंकि वहाँ कौन मौजूद है? निसल ग्रेन्यूल्स। इसी को कहा जाता है ग्रे मैटर, और इसी को कहा जाता है वाइट मैटर। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है। हम पहले देखिएगा व्हाइट मैटर का मतलब होता है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स ब्रेन का वो हिस्सा या नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो एक्सॉन से बना है, उसको तो व्हाइट मैटर कहा जाता है। और नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो निसल ग्रेन्यूल्स का बना है, याद रखिएगा, किसका बना है? निसल ग्रेन्यूल्स का, यानी बोले तो सोमा का और डेंड्राइट्स का। जो सोमा और डेंड्राइट से मिलके बना है, वो याद रखिएगा
वो कौन सा मैटर है? ग्रे मैटर है। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में शेयर कर लीजिएगा। की पॉइंट है, रिकैप कीजिए मेरे साथ। ग्रे मैटर किसका बना? ग्रे मैटर बना है सोमा प्लस डेंड्राइट का। और ग्रे कलर किसकी वजह से? निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से। और व्हाइट मैटर किसका बना है? व्हाइट मैटर बना है डियर माइलिनेटेड एक्सॉन्स की से बना हुआ है। और व्हाइट कलर किसकी वजह से है? माइलिन शीथ की वजह से। हमेशा याद रखिएगा। चलिए क्लास को आगे प्रोग्रेस करवाते हैं। और सोमा डिस्कस कर लिया हमने, 3 पार्ट बताए थे आपको। ये एक न्यूरॉन है आपके सामने, आइडेंटिकल न्यूरॉन है। इस आइडेंटिकल न्यूरॉन के हमने 3 पार्ट बताए थे आपको कि ये वाला हिस्सा तो कहलाता है सोमा, और बाकी इससे जो निकल रहे हैं उनको कहा जाता है प्रोसेस। और प्रोसेस 2 थे बेटा जी। एक प्रोसेस तो कहला रहे थे डेंड्राइट्स, और दूसरे प्रोसेस कहला रहे थे एक्सॉन्स। अब देखिएगा, दोनों में बाइफर्केशन कर दीजिएगा, दोनों में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये सोमा से निकले हुए जो छोटे छोटे खूब सारे प्रोसेस हैं, इन खूब सारे प्रोसेस को हमेशा याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? डेंड्राइट नाम से जाना जाता है। यानी डेंड्राइट कैसे होते हैं? लॉन्ग है या स्मॉल है? आपका जवाब मिलेगा स्मॉल है। और यहां वाला, ये वाला देखिएगा, ये येलो कलर का यहां तक चला गया। ये जो फाइबर है बेटा जी, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है? एक्सॉन। तो एक्सॉन कैसा हुआ? शॉर्ट या लॉन्ग? तो आपका जवाब मिलेगा लॉन्ग। एक्सॉन्स लॉन्ग प्रोसेस हैं, जबकि डेंड्राइट्स स्मॉल प्रोसेसेस है। डेंड्राइट है छोटे, और काउंटिंग में देखें तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल है। इसका मतलब डेंड्राइट सिंगल नहीं होते, डेंड्राइट मल्टीपल होते हैं। जबकि बेसिकली ऐसा अपवाद भी हो सकता है, लेकिन 99% जो न्यूरॉन्स हैं उनमें सिंगल एक्सॉन होता है। एक्सॉन बेसिकली सिंगल होता है, जबकि डेंड्राइट्स मल्टीपल होते हैं। डेंड्राइट्स बहुत छोटे प्रोसेस होते हैं, और एक्सॉन्स लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेंड्राइट गौर से देखिए, ये एक डेंड्राइट निकला और इसके बाद खूब सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। ये एक डेंड्राइट निकला और आगे ब्रांचेज में डिवाइड निकल गया। इसका मतलब डेंड्राइट्स ब्रांच्ड प्रोसेस है, जबकि एक्सॉन्स की बात की जाए तो एक्सॉन्स नॉन ब्रांच्ड प्रोसेस है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। स्मॉल प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, ब्रांच प्रोसेस, नॉन ब्रांच प्रोसेस, एंड मल्टीपल प्रोसेस एंड सिंगल प्रोसेसेस। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये नहीं है दोनों में। देखिए क्या होता है डियर, जैसे ही सपोज कीजिए कि ये मेरी स्किन में मौजूद न्यूरॉन है और किसी ने मुझे टच किया। अगर किसी ने मुझे टच किया यानी स्टिमुलेशन दिया, तो उस स्टिमुलेशन को रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स। जैसे ही स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कौन करता है? डेंड्राइट करता है। और डेंड्राइट उसको रिसीव करके किसको ट्रांसफर कर देता है? सोमा को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद वो सोमा से मैसेज किस में जाता है? एक्सॉन में जाता है, और फिर एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के पास में जाता है। इट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन में आई किसके माध्यम से? डेंड्राइट के माध्यम से। और कोई भी ऑर्डर न्यूरॉन से गया किसके मीडियम से? एक्सॉन के मीडियम से। याद रखिएगा, जब भी आप कंप्यूटर साइंस डिस्कस करते हैं तो 2 वर्ड आते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर में कोई डाटा फीड कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कीबोर्ड, आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो माउस के अंदर राइटिंग आएगी। कीबोर्ड से आपने इंफॉर्मेशन अंदर भेजी तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस से आपने कुछ इंफॉर्मेशन सेंड की। इसी प्रकार अगर कंप्यूटर में कुछ जानकारी है, आपने प्रिंट का बटन दबाया और प्रिंटर से वो मैसेज बाहर आ गया, प्रिंटर से प्रिंट हो गया, तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है? कंप्यूटर में नहीं भेज रही है, कंप्यूटर से बाहर ला रही है। सो कंप्यूटर इज ए आउटपुट डिवाइस। याद रखिएगा, इस तरह इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती है। और इसी का फायदा उठा के एग्जामिनर न्यूरॉन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। न्यूरॉन से क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा जी? न्यूरॉन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरॉन में इनपुट डिवाइस कौन होती है? कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस होती है? तो याद रखिएगा, द इनपुट डिवाइस ऑफ न्यूरॉन इज डेंड्राइट। ये इनपुट पोर्शन होता है, अंदर लेके जाता है, जबकि ऑर्डर को बाहर लेके कौन जाता है? एक्सॉन। सो एक्सॉन इज ए आउटपुट डिवाइस। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। देखिएगा 1 बाय 1 छोटा देख लेते हैं। सबसे पहले आपका डेंड्राइट्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। दोबारा आपके साथ में रिकैप कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। पहली चीज, डेंड्राइट लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट होता है। डेंड्राइट सिंगल नहीं होता, मल्टीपल होता है। और डेंड्राइट अनब्रांच्ड नहीं होता, ब्रांच्ड होता है, बहुत सारी शाखाएं होती है इसकी।
सेकंड चीज, ये कैसे पोर्शन है, इनपुट पोर्शन है, इनपुट डिवाइस है, इनका काम होता है मैसेज जनरेट करना या मैसेज को रिसीव करना, तो जवाब होगा मैसेज को रिसीव करना। दीज आर दी रिसीविंग और इनपुट पोर्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा। पॉइंट नंबर 2, अगली चीज आती है बेटा जी एक्सॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट अगर न्यूरॉन में कोई चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके सामने है एक्सॉन्स। देखिए एक्सॉन क्या कह रहा है। पहली चीज, एक्सॉन सिंगल, स्मॉल है या लॉन्ग, लॉन्ग प्रोसेस है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड प्रोसेस है, मल्टीपल है या सिंगल, तो जवाब मिलेगा सिंगल प्रोसेस है। क्या काम करता है, इट इज ए इनपुट पोर्शन और आउटपुट पोर्शन, तो जवाब मिलेगा आउटपुट पोर्शन है, सोमा से ऑर्डर को लेके जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अब इस एक्सॉन से बहुत सारी जानकारी निकल के आती है, सुनिएगा। पहली चीज, निसल ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो जवाब मिलेगा निसल ग्रेन्यूल्स किस में पाए जाते हैं, केवल सोमा में और डेंड्राइट में, एक्सॉन में नहीं पाए जाते, यानी हम कह सकते हैं नो निसल ग्रेन्यूल्स, कोई भी निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अगली जानकारी सुनिएगा काम की। देखिए ये जो सोमा है, कायदे से तो सोमा कैसा होना चाहिए था, बिल्कुल राउंड गोल होना चाहिए था, ये ऐसा, लेकिन सोमा राउंड नहीं है। जिस जगह से एक्सॉन जाके सोमा से जुड़ता है वो जगह ऐसी एलिवेटेड हो जाती है, कॉन शेप हो जाती है, और इस कॉन शेप जगह को कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलक, एक्सॉन हिलॉक, ये वाली जगह एक्सॉन हिलॉक है, ये वो जगह है जहां पे एक्सॉन किससे जुड़ता है बेटा जी, बोलिएगा, सोमा से जुड़ता है। इट मीन्स एक चीज सुनिएगा, एक्सॉन हिलॉक किसका पार्ट है, मेरे को बताइए, सोमा का पार्ट है या एक्सॉन का पार्ट है, जवाब मिलेगा सोमा का पार्ट है। लेकिन इस जगह में भी क्या नहीं होते, निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। एग्जामिनर अगर पूछ ले कि सोमा का वो कौन सा एरिया है, बाकी तो सोमा में पाए जाते हैं, सोमा का भी वो एरिया जिसमें निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो आपका जवाब निकल के आएगा किसमें नहीं होते, एक्सॉन हिलॉक में नहीं होते। एक्सॉन हिलॉक बोले तो एक हुक, एक कौन शेप स्ट्रक्चर जिससे कौन अटका रहता है, एक्सॉन अटका रहता है। अब गौर से सुनिएगा, यहीं पे ये वाला एरिया जहां एक्सॉन हिलॉक और एक्सॉन मिल रहे हैं, ये वाला एरिया, इस एक्सॉन में जाने वाला करंट जो है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है, नर्व इंपल्स है, वो यहां जनरेट होता है इस जगह पे, और इस जगह को कहा जाता है ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का टाइम है, आपसे पूछा जाएगा कि इस इमेज में द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रिगर जोन इज इन न्यूरॉन, और उसके बाद न्यूरॉन का डायग्राम रहेगा, साइट ए, साइट बी, साइट सी और साइट डी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जवाब आएगा साइट सी। याद रखिएगा, इसलिए इमेज को याद रखिएगा। ये वाली जगह है उभरी हुई कॉन शेप्ड जगह है एक्सॉन हिलॉक, और एक्सॉन हिलॉक का कुछ पार्ट और एक्सॉन का कुछ पार्ट, ये वाले जो जॉइंट वाली जगह है, इस जॉइंट वाली जगह को ट्रिगर जोन कहा जाता है, और यही वो जगह है जहां से इस एक्सॉन में जाने वाला इंपल्स जनरेट होगा, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है डियर? चलिए अब आगे देखिएगा, ये एक्सॉन जा रहा है, आगे जा रहा है। ये जो ऊपर कवरिंग लगी है, ये जो कवरिंग लगी है, ये है माइलिन शीथ। जो कवरिंग लगी है ये है माइलिन शीथ। क्यों होती है, क्या काम करती है, ये फर्दर वीडियोस में आएगा जिसमें माइलिनेशन पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। ये माइलिन शीथ एक कवरिंग है, वायर को पकड़ के बैठी है, और जहां जहां माइलिन शीथ नहीं है, जहां जहां बीच बीच में ब्लॉक नजर आ रहे हैं, जहां जहां माइलिन शीथ नहीं है, उन जगह को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, जहां माइलिन शीथ नहीं होती उन ब्लैंक स्पेसेज को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। अब सुनिएगा, माइलिन शीथ आगे की क्लासेस में आएगी, किसका काम होता है, इंसुलेशन करना, एक्सॉन के करंट को साइड के न्यूरॉन में नहीं जाने देना। दूसरा इसका काम होता है इंपल्स को जंप करवा के भेजना, साल्टेटरी मूवमेंट करवाना जिससे रैपिड कंडक्शन होता है, प्लस हीलिंग करवाने में भी इसका रोल आएगा आगे। तो ये आगे की क्लासेज में हाल फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, जो सबसे लास्ट पोर्शन है किसी भी एक्सॉन का, सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, इस सबसे लास्ट वाले हिस्से को कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। किस नाम से जाना जाता है डियर? एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, और दूसरे वर्ड में कहें तो इसे टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया इस नाम से जाना जाता है।
बहुत सारे मायने हैं इसके। एक्सोन टर्मिनल कितने टाइप का होता है, टीलोडेंड्रिया के अंदर क्या कहाँ वेसिकल्स पाए जाते हैं, कहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। देखिएगा, अगर एक्सोन की बात की जाए तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक्सोन कैसा है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट डेंड्राइट होते हैं, एक्सोन लॉन्ग होता है। एक्सोन सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, हमेशा याद रखिएगा, लंबा सिलेंड्रिकल प्रोसेस है। एक्सोन की अगर बात की जाए तो हर न्यूरॉन 99% न्यूरॉन्स में एक्सोन कितना होता है, सिंगल होता है, मल्टीपल नहीं होते हैं। एक्सोन की अगर बात की जाए तो एक्सोन का जो मेन फंक्शन है वो नर्व इंपल्सेज को सोमा में लाना या सोमा से दूर लेके जाना। तो नर्व सेल बॉडी जिसे सोमा कहते हैं, उससे इंपल्सेज को दूर लेके जाना किसका काम है, एक्सोन का काम है। अगर एक्सोन की बात की जाए तो एक्सोन की वो जगह जहां पे एक्सोन सोमा से जुड़ता है, सोमा की वो जगह जहां पे एक्सोन जुड़ता है वो जगह उभरी हुई होती है, कौन शेप्ड होती है, ऐसा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता, इसके साथ में ऐसा होता है। तो ये वाली जो जगह है, दिस स्पेस, इस कौन से भी स्पेस इज नोन एज एक्सोन हिलॉक कहा जाता है। और एक्सोन हिलॉक का काम होता है एक्सोन को जोड़ना। लास्ट में कि जो जंक्शन होता है, ठीक है, जहां पे कौन किससे मिला, सोमा एक्सोन से मिला, ये हमारी सोमा, और यहां से आके एक्सोन मिला, तो ये वाला जो जंक्शन है, इस जंक्शन को किस नाम से जाना जाता है, ट्रिगर जोन के नाम से जाना जाता है। इन मोस्ट न्यूरॉन नर्व इंपल्सेस अराइज एट द जंक्शन ऑफ एक्सोन हिलोंग एंड एक्सोन इन एन एरिया दैट इज नोन एज ट्रिगर जोन। किस नाम से जाना जाता है डियर, ट्रिगर जोन के नाम से जाना जाता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिएगा, एक बहुत काम की चीज, साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके कंफ्यूजन को हम दूर कर देता हूं। ये है आपके सामने सोमा, और इस सोमा से बड़ा एक प्रोसेस अटैच्ड है, इस बड़े प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, एक्सोन के नाम से जाना जाता है। ये है आपका सोमा एंड ये है आपका एक्सोन। अब बहुत गौर से देखिएगा बेटा जी, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा, सोमा में भी, और एक्सोन के अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। एक्सोन में मौजूद साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एक्सोन में मौजूद साइटोप्लाज्म को किस नाम से जाना जाता है, एक्सोप्लाज्म नाम से जाना जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोन की, ये मेम्ब्रेन, इस कवरिंग को एक्सोलेमा बोला जाता है, एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोलेमा। इसके उल्टा अगर बात की जाए सोमा की, तो सोमा में मौजूद साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है, और इसकी कवरिंग को न्यूरीलेमा बोला जाता है। न्यूरोप्लाज्म एंड न्यूरीलेमा, एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोलेमा, इन चारों चीजों को याद रखिएगा हमेशा कि ये जो होता है आपका एक्सोन, एक्सोन में सेंट्रोसोम नहीं होता, सॉरी इसमें सोमा में सेंट्रोसोम नहीं होता। इसका मतलब सोमा डैमेज हो जाए तो उसका रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक्सोन डैमेज हो तो एक्सोन के ऊपर जब हम माइलिन शीथ लगाएंगे, उस माइलिन शीथ में तो न्यूक्लियस होता है, उसमें सेंट्रोसोम होता है, तो एक्सोन का कुछ केसेज में रीजनरेशन पॉसिबल है, कहां है वो आगे की क्लास में। लेकिन सोमा डैमेज होगी तो कतई नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। 4 की पॉइंट है, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोलेमा, एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोलेमा। एक्सोन का साइटोप्लाज्म कवरिंग एक्सोप्लाज्म लेमा, और सोमा का साइटोप्लाज्म और कवरिंग न्यूरोप्लाज्म एंड न्यूरीलेमा। इसे नोट डाउन कर ले बेटा जी। ओके, अब आखिरी पार्ट की बात करते हैं कि किसी भी न्यूरॉन का जो लास्ट पोर्शन होता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूं विद डायग्राम। ये देखिए, ये जो आखिरी पोर्शन है, इस लास्ट पोर्शन को किस नाम से जाना जाएगा डियर, आपको पता है, इसको बोला जाएगा एक्सोन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया।
एक्सोन टर्मिनल और टीलोडेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहां से कितने मजेदार क्वेश्चन आते हैं, और ये जगह एक्सोन की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे की पॉइंट वाली जगह है। देखिए क्या होता है यहां पे कि अगर इन एक्सोन टर्मिनल को गौर से देखा जाए तो ये सिंगल न्यूरॉन है, सारी न्यूरॉन्स में ऐसा नहीं होता। कुछ न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका एक्सोन आया नीचे की तरफ, और एक्सोन नीचे की तरफ आने के बाद यूं छोटी छोटी नोब्स में डिवाइड हो गया, छोटी छोटी गांठों में डिवाइड हो गया यूं, और या फिर ये एक्सोन आया आपका नीचे और आने के बाद यूं कॉइलिंग में डिवाइड हो गया, कॉइल्स बना दी उसने। यानी एक्सोन टर्मिनल दो टाइप के नहीं होते। कुछ एक्सोन टर्मिनल ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में बल्ब जैसी फूली हुई स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और कुछ एक्सोन टर्मिनल्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में कॉइलिंग होती है। इसका मतलब एक्सोन टर्मिनल हमेशा याद रखिएगा दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोन कॉइल्स कॉइलिंग और एक होता है एक्सोन नोब्स। ये देखिए दो प्रकार के होते हैं। ये हो गया आपका सिनेप्टिक एंड बल्ब्स एंड सिनेप्टिक कॉइल्स। गौर से सुनिएगा, हमारा ये एक एक्सोन आया, खत्म हो गया, और यहां से नया न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। द रिलेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या एक न्यूरॉन, एक मसल, एक न्यूरॉन, एक ग्लैंड, इनके बीच में जो ये संबंध है कि यहाँ से इंपल्स आएगा, इधर जाएगा, इधर जुड़ेगा, इधर काम हो जाएगा, या यहाँ से इंपल्स आएगा, इससे जुड़ेगा, काम बंद हो जाएगा, ये जो संबंध है, फिजियोलॉजिकल रिलेशन है, इस फिजियोलॉजिकल रिलेशन को किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस सिनेप्स के आसपास वाली सारी चीजों को किससे डिनोट किया जाता है? सिनेप्टिक से डिनोट किया जाता है। अब सुनिए, इस कुछ टीलोडेंड्रिया आपके सामने आए, ठीक है, ये टीलोडेंड्रिया आया आखिरी पोर्शन, और आखिरी पोर्शन आने के बाद ऐसा करके बल्ब में डिवाइड हो गया, और कुछ एक्सोन्स आए आपके, और आने के बाद उनका जो आखिरी पोर्शन था वो ऐसे कॉइलिंग में डिवाइड हो गया, कॉइल्स बना दी। इट मींस एक्सोन टर्मिनल आपके दो टाइप के हो गए हैं। पहला कहलाते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब्स या सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब ये वाले, सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक एंड बल्ब्स वो हैं जिसमें आखिरी बल्ब जैसी जगह होती है, और सिनेप्टिक कॉइल्स वो जिसमें आखिरी जगह कैसी होती है? कॉइल्स जैसी होती है। नेचर चाहती तो एक टाइप का न्यूरॉन बना देती है ना, एक टाइप की टीलोडेंड्रिया बना देती। ये अलग अलग टाइप की टीलोडेंड्रिया क्यों बनाई? देखिएगा, अभी इनके अंदर हम सिनेप्टिक वेसिकल्स पढ़ेंगे, और उन सिनेप्टिक वेसिकल से सारी चीजें निकल के आएगी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। वापिस हमारा एक्सोन, और ये एक सिनेप्टिक नोब बना दी मैंने समझाने के लिए दो। ये हमारा एक्सोन, और ये हमने कॉइलिंग बना दी। ये लीजिए, अब बहुत गौर से देखिएगा, इन्हीं नोब्स में छोटी छोटी पाउच पाए जाते हैं, छोटी छोटी थैलियां पाई जाती है। इन्हीं कॉइल्स में छोटी छोटी थैलियां पाई जाती है, और उन थैलियों को सिनेप्टिकल वेसिकल बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है डियर? सिनेप्टिकल वेसिकल्स। वेसिकल्स यानी पाउच, और क्योंकि सिनेप्स के पास में है इसलिए इन थैलियों को किस नाम से जाना जाएगा? सिनेप्टिकल वेसिकल्स। द टीलोडेंड्रिया कंटेंट सिनेप्टिक वेसिकल्स। और सिनेप्टिक वेसिकल्स को भी गौर से देखें तो इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल भरा रहता है। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल भरा रहता है, उस केमिकल को याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा कि आगे दूसरा न्यूरॉन है, तो यहां से मैसेज उसके पास कैसे जाएगा? जैसे ही यहां इंफॉर्मेशन आखिर में यहां आएगी, ये सिनेप्टिक वेसिकल फट जाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाकर आगे वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। इस तरह एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जाती है। तो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में ले जाने का काम कौन करते हैं? केमिकल्स करते हैं, और उन केमिकल्स को कौन सा क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है।
न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर बात की जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर डियर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जिनका काम होता है कि अगर मान लीजिए ये मेरा ये न्यूरॉन या ये मसल साइलेंट बैठी है, रिलैक्स बैठी है, तो यहां से इंपल्स आएगा, यहां से इंपल्स आएगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स में आएगा, ये रप्चर हो जाएगी, इसके बाद में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, आगे जाके मसल से जुड़ेगा और मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, यानी मसल में काम करवाया। इसलिए इस न्यूरोट्रांसमीटर को कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाएगा? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिलीज होने के बाद अगली सेल से जाके जुड़ते हैं, अगले न्यूरॉन से जुड़ते हैं और उसमें काम करवाते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं उसको, उनको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद आगे वाली सेल में काम पहले से हो रहा था उसमें जाके जुड़े और काम को रुकवा दिया, इनहिबिट कर दिया, वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। टीलोडेंड्रिया इट मींस न्यूरॉन एक्सोन का आखिरी हिस्सा दो टाइप का हो सकता है टीलोडेंड्रिया, एक सिनेप्टिकल नोब्स और एक सिनेप्टिकल कॉइल्स। दोनों में सिनेप्टिकल वेसिकल भरे पड़े रहते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब काम की चीज सुनिएगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर दो हो गए आपके, एक एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी क्या किसी में भी हो सकते हैं? नहीं। जो नोब वाले हैं, सिनेप्टिक नोब वाले हैं, उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होंगे? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। जबकि जो सिनेप्टिक कॉइल्स होते हैं उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यह कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक नोब में पाए जाते हैं, जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक कॉइल्स में पाए जाते हैं। सुनिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पूछ ले मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी या सीएनएस, तो आपका जवाब होगा यहां पे एक्साइटेटरी में एसिटाइल कोलिन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम में एग्जामिनर गोते नहीं खाता, इन डेप्थ में नहीं जाता। नर्वस सिस्टम में एग्जामिनर सुपरफिशियली भागता दौड़ता क्वेश्चन पिकअप करके आपको एग्जाम में देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जवाब आएगा एसिटाइल कोलिन। द मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो जवाब आएगा गाबा। सबसे कॉमन इनहिबिटरी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड पढ़ेंगे आगे। गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सबसे कॉमन, और एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, याद रखिएगा। इस तरह यहां कंप्लीट होती है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब आगे जो हम बात करने जाएंगे वो करेंगे न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन। माना कि बहुत एक्साइटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, माइन्यूट क्वेश्चन देता है यहां से, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हमने न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन कर लिया कि न्यूरॉन आखिरकार होता क्या है, पैरेनकाइमल यूनिट वगैरह, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट वगैरह। दूसरी चीज हमने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर देख ली, सोमा पढ़ लिया, निसल ग्रेन्यूल्स, डेंड्राइट पढ़ लिए और एक्सोन पढ़ लिए, टीलोडेंड्रिया वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, न्यूरॉन्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, दो तीन तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बेस पे, कोई न्यूरॉन किसी प्रकार का है, कोई न्यूरॉन किसी प्रकार का है, उसके आधार पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है और फिर फंक्शन क्लासिफिकेशन है। पहले हम स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं। देखिएगा, न्यूरॉन के अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए, और वो भी किसके बेस पे बेटा जी बोलिएगा? स्ट्रक्चर के बेस पे अगर न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 200 पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, रेलवे के अंदर पूछा गया है ये पहले से ही। क्या क्वेश्चन है सुनिएगा कि अगर रफ डायग्राम बनाऊं सिंपल, तो देखिए आपके सामने ये न्यूरॉन बनाया हमने, ये हो गया सोमा, ये हो गया आपका सोमा, और ये हो गया सोमा। तीन सोमा बना दिए हमने तीनों में, और अब तीनों से निकलेंगे डेंड्राइट और एक्सोन। सुनिएगा, अगर इसमें देखिएगा, पहले एक प्रोसेस निकला, सिंगल प्रोसेस, एक सिंगल प्रोसेस निकला, और वही प्रोसेस आगे जाके दो टुकड़ों में टूट गया। एक तरफ तो उसने बना दिए डेंड्राइट,
और एक तरफ आगे जाके उसने बना दिया एक्सॉन। क्लियर है? इसकी अगर बात की जाए तो देखिएगा क्या हुआ, दूसरे के अंदर एक पोल से तो निकला डेंड्राइट और दूसरे पोल से निकला एक्सॉन। अगर इस डायग्राम की बात की जाए, आपका निकला एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट्स नहीं, मल्टीपल डेंड्राइट्स, 3 4 5 जितने डेंड्राइट निकाल दें। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बल्ले बल्ले है, आप चुटकियों में सही कर देंगे कि 3 टाइप का होता है हमारा न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिससे एक ही पोल नजर आ रहा है, एक ही किनारा नजर आ रहा है, ये न्यूरॉन जिसके 2 किनारे नजर आ रहे हैं, एक से डेंड्राइट निकल रहा है, एक से एक्सॉन निकल रहा है, और ये न्यूरॉन जिससे मल्टीपल पोल्स नजर आ रहे हैं, एक तरफ एक्सॉन है, 4-5 डेंड्राइट है, याद रखिएगा। दिस न्यूरॉन इज बेटर नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन। एक ही पोल है, इसलिए इस न्यूरॉन को कौन सा न्यूरॉन बोला जाएगा? यूनिपोलर न्यूरॉन बोला जाएगा। ये सेकंड वाली जो डायग्राम आपके सामने आ रहा है, यह है बाइपोलर, क्योंकि 2 ही पोल है। और लास्ट वाले न्यूरॉन की बात की जाए जिसमें मल्टीपल पोल्स है, याद रखिएगा, इसलिए मल्टीपोलर। स्ट्रक्चर के बेस पे 3 टाइप का हो गया न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डायग्राम बेस, इमेज बेस क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे, हमेशा याद रखिएगा। यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब काम की चीज सुनिएगा नेक्स्ट। अब आता है कि ये सब होते कहां कहां हैं। एग्जामिनर ये इमेज बेस पूछ चुका है, हमें इससे एक स्टेप्स ऊपर जाना है, और एक स्टेप ऊपर जाने के मतलब यह है कि हमें ये तक पता होना चाहिए कि आखिरकार ह्यूमन बॉडी में कहां यूनिपोलर होते हैं, कहां बाइपोलर होते हैं और कहां मल्टीपोलर होते हैं। एक चीज तो अपने दिमाग में सेट बिठा लीजिए, बॉडी में बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां यूनिपोलर होंगे, ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कम जगह ऐसी होगी जहां बाइपोलर होंगे, और ह्यूमन बॉडी में 99% जगह ऐसी होगी जहां मल्टीपोलर होंगे। एग्जाम का क्वेश्चन बड़े बड़े अक्षरों में अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन, सबसे कॉमन कौन सा न्यूरॉन होता है? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। जवाब क्या होगा? मल्टीपोलर न्यूरॉन सबसे कॉमन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? यूनिपोलर और बाइपोलर बहुत ही कम केस में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि साहब यूनिपोलर कहां होते हैं, बाइपोलर कहां होते हैं? सुनिए, एक टर्म होती है डियर रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब वो पार्ट्स बॉडी के, वो स्ट्रक्चर्स जो मैसेज को रिसीव करते हैं, उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। अगर मेरे स्किन को किसी ने टच किया तो टैक्टाइल रिसेप्टर्स, अगर मुझे किसी की स्मेल आ रही है तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, टेस्ट आ रहा है तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स। याद रखिएगा, रिसेप्टर्स कुछ नहीं है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स को ही दूसरे शब्दों में किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? रिसेप्टर्स के नाम से जाना जाता है। बॉडी में मैक्सिमम जितने भी रिसेप्टर्स हैं, हमेशा याद रखिएगा, वो सारे के सारे क्या है? यूनिपोलर है। यानी एग्जामिनर आपको रिसेप्टर नहीं देगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और बोलेगा बताइए प्रोपियो रिसेप्टर किस प्रकार का न्यूरॉन है। कोई से भी रिसेप्टर की बात की जाए, आपका सीधा सा जवाब होगा यूनिपोलर न्यूरॉन है। सेकंड, आपसे पूछ लिया जाए कि साहब ये बाइपोलर जो सेकंड है, बाइपोलर, ये किस प्रकार कहां पाए जाते हैं? तो ये बहुत गिनी चुनी जगह पाए जाते हैं हमारे इंटरनल ईयर में, हमारी आई की रेटाइना में। 2 जगह पाए जाते हैं। पहली चीज, इट विल बी प्रेजेंट इन रेटाइना, दीज न्यूरॉन विल बी प्रेजेंट इन इनर ईयर। इनर ईयर और रेटाइना के अंदर कौन सी न्यूरॉन मिलेंगे आपको? बाइपोलर न्यूरॉन मिलेंगे। और उसके अलावा बॉडी में जितनी भी जगह मिली, बाकी सारी साइड्स पे मोस्ट कॉमनली कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। इसलिए एक चीज आपने नोट की होगी कि जब से मैं आपको नर्वस सिस्टम टीच करने लगा हूं, जब भी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आई है, मैंने हमेशा यूनिपोलर नहीं बनाया, बाइपोलर नहीं बनाया, और हर समय कौन सा बनाया है? मल्टीपोलर बनाया। हमेशा याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कंसेप्ट हमेशा फिक्स रखिएगा। क्लियर है? इस डायग्राम को अपने हाथों से बनाएं एक बार नोटबुक में, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये याद भी हो जाए।
यही कह रहा है, इस डायग्राम को भी देख लीजिएगा गौर से। ये आपका सोमा, एक पोल निकला, एक ही पोल से तो डेंड्राइट जुड़े हुए हैं, एक ही पोल से एक्सोन जुड़ा हुआ है, इसलिए यूनिपोलर है, ये सेंसरी न्यूरॉन होता है। दूसरा बाइपोलर, जिसमें एक साइड में तो कौन रहता है, डेंड्राइट्स, और एक साइड में कौन रहता है, एक्सोन्स रहता है, ईयर और आपके रेटाइना में पाए जाने वाले। और तीसरे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ये देखिए जिसमें खूब सारे पोल्स होते हैं, मोस्ट कॉमन इसी प्रकार के पाए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब कहां कहां हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो सुन लीजिएगा, सबसे पहले यूनिपोलर न्यूरॉन्स रिसेप्टर का काम करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर का काम करते हैं, चाहे कोई सा भी रिसेप्टर हो। मैंने कुछ नाम लिख दिया आपके, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थीसिया, ओल्फैक्शन, गस्टेशन, ठीक है। किसी भी प्रकार के रिसेप्टर की बात की जाए तो सारे के सारे रिसेप्टर कौन सी कैटेगरी के होते हैं बेटा जी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिसेप्टर कौन सी कैटेगरी के न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। एक एम्ब्रियो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के काफ़ी दिनों तक, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन टाइप की शिकायत रहती है उसको, क्यों, ठीक है, उसका वो ढंग से चल फिर नहीं सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता, उसका नर्वस सिस्टम प्रिपेयर नहीं होता। क्यों, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम है ही नहीं, बना हुआ ही नहीं, न्यूरॉन ही नहीं है, बिल्कुल न्यूरॉन है, लेकिन न्यूरॉन किस कैटेगरी वाले हैं उसमें, यूनिपोलर। उनको किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीपोलर में, तो उसमें टाइम लगता है। जिस दिन मल्टीपोलर में कन्वर्ट हो जाएंगे उस दिन हम कहेंगे कि साहब अब बच्चे का नर्वस सिस्टम मैच्योर हो गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्ब्रियो में किस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और एडल्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन रिसेप्टर का काम करते हैं, केवल चीजों को रिसीव करने का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट के जो है वो हमारी आंख में रेटाइना। देखिए अगर आई बॉल, एक बॉल की बात की जाए, ये बॉल है, 2D डायग्राम है, 3D नहीं है। इस बॉल में, आई बॉल में 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर। सबसे बाहर वाली होती है आपकी स्क्लेरा, बीच वाली होती है आपकी कोरोइड, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कहलाती है रेटाइना। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, आंख की इस दीवार की सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, रेटाइना। यहां से लेंस से होकर लाइट गुजरती है और आने के बाद रेटाइना पे गिरती है, उस लाइट को फिर रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। एक तरफ इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और फिर सभी न्यूरॉन्स मिल जाते हैं और एक नर्व बन जाती है, जिसको कौन सी नर्व कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ऑप्टिक नर्व कौन से न्यूरॉन से मिलकर बनी है, बाइपोलर न्यूरॉन से मिलकर बनी है। कहां पाई जाते हैं, रेटाइना ऑफ आई में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे इंटरनल ईयर में 3 ही जगह पाए जाते हैं, याद रखिएगा, 3 ही जगह बाइपोलर न्यूरॉन है। पहला हमारे रेटाइना में, हमारे इंटरनल ईयर में, और तीसरी अगर बात की जाए कहां पाए जाते हैं तो सुनिएगा, ये हमारा ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना, हमारा ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ये है हमारा सेरिबेलम, ऑरेंज, ये हमारी टर्निप इमली, ब्रेन स्टेम, एंड द लास्ट वन मैंगो, बोले तो सेरिब्रम। इस तरह 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ये जो हमारा सेरिब्रम है, इसको बहुत सारे लोब्स में तोड़ दिया गया है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इस टेम्पोरल लोब में एक छोटा सा एरिया होता है जिसका काम होता है जो स्मेल है उस स्मेल को रिसीव करना। देखिएगा, सपोज यहां हमारा नोज है, यहां जैसे ही किसी भी चीज की स्मेल हमारी नोज में गई तो वहां से एक नर्व होगी जो उस मैसेज को कैरी करेगी, उस मैसेज को लेके जाएगी और लेके जाके टेम्पोरल लोब के इस एरिया में छोड़ेगी। ये जो नर्व होगी बेटा जी, ये होगी ऑल फैक्ट्री नर्व, ये होगी हमारी ऑल फैक्ट्री नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट। सबसे पहली जो नर्व होती है वो होती है ऑल फैक्ट्री नर्व, जो नोज से जाती है स्मेल को लेके, और ये स्मेल को लेके ब्रेन में जाएगी। ब्रेन के भी हर पोर्शन में नहीं, केवल सेरिब्रम में जाएगी। सेरिब्रम के भी टेम्पोरल लोब में एक छोटे से एरिया में घुसेगी, और उस एरिया को, क्योंकि ये ऑल फैक्ट्री नर्व है इसलिए उस एरिया का नाम क्या हो गया,
ऑल्फैक्टरी एरिया। याद रखिएगा, ये जो ऑल्फैक्टरी एरिया है, ये ऑल्फैक्टरी एरिया भी किसका बना है? ये ऑल्फैक्टरी एरिया बाइपोलर न्यूरॉन का बना है। सारा का सारा ब्रेन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का बना होता है। उसमें एक छोटा सा एरिया जो बाइपोलर न्यूरॉन का बना है, वो कौन सा एरिया है? ऑल्फैक्टरी एरिया। इसलिए यहां से क्वेश्चन जनरेट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाकी सारे ब्रेन में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, लेकिन ऑल्फैक्टरी एरिया में बाइपोलर न्यूरॉन्स। इस तरह बाइपोलर न्यूरॉन्स कुल 3 जगह पाए जाते हैं बेटा जी। सबसे पहला बाइपोलर न्यूरॉन्स पाया जाता है आपका रेटाइना में, सेकंड बाइपोलर न्यूरॉन पाया जाता है इंटरनल ईयर में, और तीसरा पाया जाता है ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन इन टेम्पोरल लोब। लास्ट वाले जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। पूरे ब्रेन में ऑल्फैक्टरी एरिया को छोड़ के पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कौन से पाए जाते हैं? मल्टीपोलर्स पाए जाते हैं। इसलिए एग्जामिनर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कौन से हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए आपको ब्रीफ में रिव्यू कर रहा हूं। स्ट्रक्चर के बेस में न्यूरॉन 3 टाइप के, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। एक ही पोल निकला और उसी से डेंड्राइट एक्सॉन निकला। एक पोल से डेंड्राइट, एक पोल से एक्सॉन, मल्टीपल पोल से डेंड्राइट और एक पोल से एक्सॉन। एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, वो सारे एडल्ट में पाए जाते हैं। एम्ब्रियो के साथ यूनिपोलर एडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन एडल्ट में केवल रिसेप्टर के तौर पे होगा। बाइपोलर बॉडी में 3 ही जगह पाए जाएंगे, रेटाइना, इंटरनल ईयर और ऑल्फैक्टरी पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। और तीसरा मल्टीपोलर तो बाकी सब जगह पाए जाएंगे और मोस्ट कॉमन भी होंगे। अगली जो बात कर रहे हैं हम नर्वस सिस्टम में, अगला जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन का, वो इसके फंक्शन के बेस पे है। देखिएगा, न्यूरॉन और नर्व में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और न्यूरॉन और नर्व में कंफ्यूज होने के बाद गड़बड़ कर देते हैं। सुनिएगा, ये है हमारा ब्रेन, सपोज कीजिए नर्व न्यूरॉन नहीं है। नर्व का मतलब होता है हजारों न्यूरॉन। जब हजारों न्यूरॉन को एक साथ एक बंडल में बांध दिया जाता है तो वो न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं? नर्व कहलाते हैं। देखिए, नर्व बना के बताता हूं एक हल्की सी आपको। सपोज ये है सोमा, सोमा, सोमा और सोमा। 4 सोमा है और ये चारों के 4 एक्सॉन हैं। इन चारों को मैंने एक ही बंडल में बांध दिया, याद रखिएगा। तो अब इसको नर्व बोला जाएगा, या फिर यहां बता दूं सोमा, 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 सोमा। और इन चारों के ये एक्सॉन हैं, और इनको अगर मैं एक ही बंडल में बांध दूं तो याद रखिएगा इसको भी क्या बोला जाएगा? नर्व। आपके सामने 2 नर्व बना दी मैंने, एक नर्व ये और एक नर्व ये। नर्व किसकी बनी है? न्यूरॉन्स की बनी है, याद रखिएगा। नर्व न्यूरॉन्स की बनी है, तो न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन अलग है, नर्व का क्लासिफिकेशन अलग है। देखिएगा इस डायग्राम में क्या है डियर, कि यहां से ये न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ना, डेंड्रोइड्स कैच करेंगे, डेंड्रोइड्स में जानकारी आएगी, वहां से सोमा में जाएगी, और सोमा से लेके कौन जाएंगे? एक्सॉन्स लेके ब्रेन के पास में जाएंगे। हर एक न्यूरॉन को देखो, ये नर्व किसकी बनी है बेटा जी? न्यूरॉन्स की बनी है। हर एक न्यूरॉन्स को देखो तो हर एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है। इट मींस ये न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन हो गए? सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन या डोर्सल न्यूरॉन। एग्जामिनर हर बार सेंसरी टर्म दे, जरूरी नहीं है। न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो पेरीफेरी से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, सीएनएस के पास लेके जाता है। ब्रेन किसका पार्ट है? सीएनएस का। यानी वो न्यूरॉन जो मैसेज को पेरीफेरी से ब्रेन के पास, सीएनएस के पास लेके जाता है, याद रखिएगा वो कौन सा न्यूरॉन कहलाता है? सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन या डोर्सल न्यूरॉन। इसके उल्टा ये वाली जो नर्व होगी ये भी न्यूरॉन्स की बनी होगी, नो डाउट। और ये भी इंफॉर्मेशन को क्या करेगी? ये ब्रेन से उल्टा लेके जाएगी। ब्रेन से, यहां ये डेंड्राइट्स हैं, इन्होंने ब्रेन से जानकारी ली और टारगेट ऑर्गन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसको बोला जाएगा मोटर न्यूरॉन, इसको बोला जाएगा इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट में अंतर देखिएगा, पहले ए है एफरेंट, पहले ब्रेन के पास ले जाओ, फिर ब्रेन से दूर ले जाओ इफरेंट, और यहां फिर वेंट्रल न्यूरॉन। 2 टाइप के हो गए न्यूरॉन आपके यहां, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब सुनिएगा, ये मैसेज किसके पास गया? ब्रेन के पास गया, सही बात है। और ऑर्डर किसने दिया?
ऑर्डर भी ब्रेन ने ही दिया और ये न्यूरॉन लेके आ गया। तो ब्रेन में मैसेज किसने कैच किया, ब्रेन में ऑर्डर किसने दिया? तो सुनिएगा, ब्रेन में मैसेज जिस न्यूरॉन ने कैच किया वो न्यूरॉन, ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ये इधर से मैसेज को कैच किया उसने और इस वाले को दे दिया। इस न्यूरॉन को बोला जाता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन फंक्शन के आधार पे न्यूरॉन 3 टाइप के। वो न्यूरॉन जो ब्रेन के पास मैसेज लेके आ रहा है वो होगा सेंसरी। उसके बाद ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो उस मैसेज को कैच करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे नई जानकारी या नया ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। तो उस न्यूरॉन को कौन सा न्यूरॉन कहा जाएगा? मोटर न्यूरॉन कहा जाएगा। न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। बहुत जब ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत बच्चों के मन में एक चीज आ रही है कि सर हमने एक जगह पढ़ा था सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। बिल्कुल ये बच्चों के दिमाग में आ रही है कि सर हमने तो न्यूरॉन्स 3 टाइप के पढ़े हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। याद रखिए वो आपने न्यूरॉन नहीं पढ़े हैं, वो आपने नर्व के टाइप पढ़े हैं। अगर न्यूरॉन की टाइप की बात की जाए तो सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन, और अगर नर्व की बात की जाए तो सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड है। देखिए नर्व का क्लासिफिकेशन ऐसा क्यों है, गौर से देखिएगा। देखिए डियर, अगर ये जो हमने नर्व, ये एक पूरी नर्व बनाई है, अगर इस नर्व में मैं कुछ न्यूरॉन्स और मिला दूं जिनका इधर दूसरी साइड में, जिनका सोमा दूसरी साइड में होगा यहां और इधर एक्सॉन्स होंगे। अब देखिएगा क्या हो रहा है। 3 नर्व बना दूं मैं आपके सामने, ये केवल नर्व की बात कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं पूरा। अब अगर नर्व की बात की जाए तो देखिएगा, ये 4 न्यूरॉन्स मिलकर नर्व बना रहे हैं। ये 4 न्यूरॉन्स मिलकर नर्व बना रहे हैं। ये न्यूरॉन्स ब्रेन के पास जानकारी लेके जा रहे हैं। ये ब्रेन के पास जानकारी लेके जा रहे हैं, इसलिए इनको कौन सी नर्व बोला जाएगा? सेंसरी। अब हम न्यूरॉन की बात नहीं कर रहे हैं, नर्व की बात कर रहे हैं। इनको कौन सी नर्व बोला जाएगा डियर? इनको सेंसरी नर्व बोला जाएगा। चलिए इनको सेंसरी नर्व के नाम से जाना जाएगा। मेरा नेक्स्ट देखिएगा, इसका काम है ब्रेन में द्वारा दिए गए ऑर्डर को नीचे की तरफ लेके आना, इसलिए इस नर्व को कौन सी नर्व बोला जाएगा? मोटर नर्व। तो 2 टाइप की नर्व आ गई आपके सामने, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व में देखिए क्या है, सेंसरी नर्व में सारे के सारे न्यूरॉन्स इधर से मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और ब्रेन के पास ले जाके छोड़ रहे हैं, और मोटर नर्व में सारे के सारे न्यूरॉन्स ब्रेन से मैसेज ले रहे हैं और पेरीफेरी की तरफ ला रहे हैं। अगर इसके उलट बीच में एक नर्व ऐसी भी हो, एक नर्व ऐसी भी हो जिसके मेरा कुछ न्यूरॉन्स तो ऐसे हैं जिनका सोमा ब्रेन की तरफ है, और इसी नर्व में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनका सोमा ऑपोजिट साइड में, एक नर्व ऐसी भी है। याद रखिए, इट मींस कुछ न्यूरॉन्स तो यहां से जानकारी लेके और पेरीफेरी की तरफ ले जा रहे हैं और कुछ नीचे से लेके ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये नर्व कैसी नर्व होगी? ये नर्व मैसेज ले जा भी सकती है और ब्रेन से ऑर्डर भी ला सकती है। याद रखिएगा, इस नर्व को कौन सी नर्व बोला जाएगा? मिक्स्ड नर्व बोला जाएगा। नर्व भी 3 टाइप की, न्यूरॉन भी 3 टाइप के, लेकिन नर्व का क्लासिफिकेशन होता है सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, और न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन होता है सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। कोई भी न्यूरॉन ऐसा नहीं है, अकेले न्यूरॉन की बात करो साहब ये पेरीफेरी में ला रहा है मोटर, ये भी मोटर, ये भी मोटर, ये भी मोटर, ये सेंसरी 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 सेंसरी। इसमें देखो ये मोटर मोटर मोटर, ये सेंसरी, ये सेंसरी, ये सेंसरी। एक न्यूरॉन या तो सेंसरी होगा या मोटर होगा, और लेकिन अगर वो ब्रेन वगैरह में सिचुएटेड हुआ तो उसे आप किस नाम से जानोगे? इंटर न्यूरॉन के नाम से या एसोसिएशन न्यूरॉन के नाम से जानोगे। न्यूरॉन्स के तीनों टाइप हो गए।
यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या मैटर चल रहा है। इस डायग्राम से समझ सकते हैं हम बिल्कुल अच्छे से। ये वाले न्यूरॉन्स जो पेरीफेरी से रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और ब्रेन के पास ले जाके छोड़ दिया, तो ये हो गया सेंसरी। ब्रेन में उस मैसेज का एनालिसिस हुआ तो हो गया इंटरन्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन, और उसके बाद उस ऑर्डर को पेरीफेरी में ले जाया गया तो मोटर न्यूरॉन। हमेशा याद रखिएगा 3 टाइप के हैं, सेंसरी एफरेंट जिनको डोर्सल भी बोला जाता है, मोटर इफरेंट जिनको वेंट्रल बोला जाता है, और तीसरे इंटरन्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। हमारी क्रेनियल नर्व और पेरीफेरल नर्व जो है, स्पाइनल नर्व, उनमें ज्यादा न्यूरॉन्स नहीं है। हमारे मैक्सिमम न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसका मतलब मोस्ट कॉमन कौन से न्यूरॉन होते हैं? इंटरन्यूरॉन। देखिए, अगर स्ट्रक्चर बेस पे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा न्यूरॉन, तो जवाब मिलेगा मल्टीपोलर। और अगर फंक्शन बेस पे पूछे सबसे कॉमन कौन सा न्यूरॉन, तो जवाब आएगा इंटरन्यूरॉन। ये इनके फंक्शंस को हमने वापस एक तरह से ब्रीफ किया है। सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इंपल्सेज को कैरी करेगा पेरीफेरी से सीएनएस के पास। सीएनएस का मतलब क्या हुआ? सीएनएस का मतलब हुआ या तो ब्रेन के पास और या स्पाइनल कॉर्ड के पास। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको बोला जाता है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन हो गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज दूर जा रहा है, मसल्स के पास, ग्लैंड के पास, ब्लड वेसल्स के पास, तो याद रखिएगा वो मोटर न्यूरॉन हो गया। और ब्रेन में, सीएनएस में ही, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स या इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, और 99% यही न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, 99% यही न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर है डियर? चलिए, न्यूरॉन्स कंप्लीट होता है यहाँ आपका स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यूरॉन की जो सपोर्टिंग सेल है न्यूरोग्लिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।